है न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा रमेश भट्ट के साथ। मथुरा के जवाहर पार्क में जो कुछ घटनाक्रम घटा, उसने एक तरह से पूरी पुलिसिया व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर दिया है। तैयारी को लेकर सवाल खड़ा किया है, खुफिया रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़ा किया है, और ये गुत्थम गुत्था बहुत पहले से चल रही थी। सवाल यह है कि जो लोग अवैध कब्जा किए हुए थे, उसे किसी प्रकार का क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था? 10 मुकदमे दर्ज होने के बाद रामवृक्ष यादव को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और इस हालात से निपटने के लिए जो पर्याप्त तैयारी चाहिए थी, एक कुशल रणनीति की जरूरत थी, आखिर वो कहां गायब रही? ये सारे सवाल आज उत्तर प्रदेश के सामने खड़े हैं, वहां की सरकार के सामने खड़े हैं। और यकीन मानिए, लखनऊ से लेकर बड़े आला अधिकारी से लेकर मथुरा तक के अधिकारी, सबको ये बात मालूम थी, लेकिन बावजूद इसके ये घटनाक्रम घटा और पुलिस को अपने 2 अफसरों को गंवाना पड़ा। आज इसी पे करेंगे बात, लेकिन सब हजारों की तादाद में उपद्रवी सरकार की जमीन पे कब्जा करते हैं, बार बार प्रशासन को उकसाते हैं, उस क्षेत्र में जो जाता है उसके साथ मारपिटाई करते हैं, यहां तक कि अधिकारियों के साथ तक मारपिटाई करते हैं। बावजूद इसके उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कि ये जमीन तत्काल प्रभाव से खाली कराई जाए, इन पे 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए, तब पुलिस हरकत में आती है। और नतीजा क्या होता है? पुलिस को अपने 2 अफसरों की जान गंवानी पड़ती है। सवाल यह है कि इन उपद्रवियों को इतना संरक्षण कौन दे रहा था? समय रहते इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे। जब धधक उठी मथुरा की धरती, खेली गई जवाहर बाग में खून की होली। एक्शन में मथुरा पुलिस क्यों रह गई नाकाम? हथियारों के जखीरे ये साफ इशारा करते हैं कि जवाहर बाग में साजिशों की जड़ें कितनी गहरी थी। गोला बारूद और राइफल से लैस उपद्रवी तो पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। बावजूद इसके यूपी पुलिस की तैयारी न सिर्फ खोखली साबित हुई, बल्कि नौबत खून खराबे तक पहुंच गई। 2 पुलिस अधिकारियों समेत 24 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। हम ये मानते हैं कि कल जो कार्रवाई हुई वो अप्रत्याशित थी। अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई, जिसकी कोई प्रत्याशा नहीं थी, वो फायरिंग हुई। उसके नतीजे पे शुरू में हमको थोड़ी जो कहा जाए कि हम पिछड़ गए, हम बैकफुट पे आ गए, लेकिन उसके बाद हमने तत्काल अपने आप को फिर रिग्रुप किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो पता नहीं है भाई, बाहर के नहीं जानना। मथुरा के जवाहर बाग को खाली कराना मुश्किल तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि पुलिस महकमे की जमीन ही हिल जाए। जवाहर बाग कांड को लेकर पुलिस की जो थ्योरी अब तक सामने आई है, उस पर पुलिसिया कार्रवाई में बड़ी चूक सामने आ रही है। मथुरा पुलिस ने जवाहर बाग में ऑपरेशन तय वक्त से 2 दिन पहले शुरू कर दिया। पहले प्लान 4 जून का था। इसके लिए पुलिस पूरी तरह तैयार ही नहीं थी। बाग खाली कराने के लिए पुलिस पहले मुआयना करने गई थी, बाद में ऑपरेशन को अंजाम देना था। जवाहर बाग में इतने तादाद में गोला बारूद और हथियार कहां से आ गए, ये सवाल भी पुलिस के सामने है। इसकी भनक तक नहीं लग पाई खुफिया पुलिस को। ये हाल तब रहा जब खुफिया पुलिस के अफसरों को वहां दिन रात नजर रखने की हिदायत दी गई थी। ग्राउंड जीरो पर उतरने से पहले पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इससे उपद्रवियों के पोजीशन के बारे में पहले पता चल जाता और वक्त रहते पुलिस सख्त एक्शन ले पाती। जवाहर बाग में अवैध रूप से कब्जा जमाए रामवृक्ष यादव पर पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा सकी। इसका असर ये हुआ कि उसके समर्थक बेखौफ हो गए। जिला प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल की कमी भी सवालों के घेरे में है। खबर ये भी है कि मथुरा के डीएम जवाहर बाग पर फौरन कार्रवाई के पक्ष में नहीं थे। विनीत दुबे, न्यूज नेशन, मथुरा।
और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे पास कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी, भारतीय जनता पार्टी से विजय सोनकर शास्त्री, मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जफर अमीन, फॉर्मर डीजीपी और उत्तर प्रदेश अरविंद जैन साहब, और मेरे साथ मथुरा में आप डीएम रह चुके हैं, आगरा में आप कमिश्नर रह चुके हैं पहले, रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र सिंह साहब। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जफर अमीन, अगर एक क्लासिक एग्जाम्पल देखना हो कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे कोलैप्स करता है, तो ये मथुरा का एक क्लासिक एग्जाम्पल आपने देश को दिखा दिया। नहीं, कोलैप्स नहीं किया है। देखिए, अभी तो मुआयना करने गई थी पुलिस और अधिकारी गए थे, और जाते ही अचानक उन पर हमला हो गया, और जब हमला हुआ तो इनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा, लेकिन ये जो इनको करना था वो सब कुछ हुआ। वो आखिरकार वो जगह खाली हो गई जिस पर अतिक्रमण था, और 350 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। जफर अमीन रहा साहब, सवाल ये कि कुछ चूक हुई है। जफर अमीन साहब, मैं आपके डीजीपी से सवाल करना चाहता हूं। को बुनियाद मानते हुए वो कहते हैं, आपने देखा कि डीएम और एसएसपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। सर, ये आपकी परंपरा बन चुकी है। आपके यहाँ कोई भी घटनाक्रम होता है, अपने सर से मुद्दा हटाने के लिए आप आसान शिकार बनाते हैं आईएएस को, आईपीएस को। जी, आप देखिए, आप उनको डिमोरलाइज करते हैं एक तरह से आप। और मैं आपको बताऊं, आपके डीजीपी महोदय क्या कहते हैं कि ये अप्रत्याशित था। प्रूफ जैकेट पहन के गए थे। आप इतने समय से बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गए थे। सर, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं कि आपके अधिकारियों ने बुलेट जैकेट पहनी थी या नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके लिए सबसे आसान होता है उस जिले के डीएम को ट्रांसफर कर दो, इस जिले के एसएसपी को ट्रांसफर कर दो। आपने अधिकारियों को फुटबॉल बना के रखा हुआ, मुझे उस पर नहीं कहना कुछ। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूं सर, आपके डीजीपी कहते हैं तो सस्पेंड होंगे। सर, आप मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताइए, रामवृक्ष यादव को कौन सा नेता संरक्षण दे रहा था आपकी पार्टी का? जवाब दीजिए। कौन नेता आपकी पार्टी का रामवृक्ष यादव को संरक्षण दे रहा था? पार्टी का कोई नहीं दे रहा था। आपका नेता संरक्षण दे रहा था, इसीलिए तो 2 साल से वो वहां जमा पड़ा था। 3 चेले थे। रमेश जी, संरक्षण ही नहीं, उनको पेंशन दिया जाता था। विरासत में कह रहा था। 2 साल से वो वहां कैसे टिके थे? रामवृक्ष यादव किसके संरक्षण के तहत 2 साल से वहां टिका था? 3 लोग थे। कतई कोई हमारी पार्टी ओके, विजय सोनकर शास्त्री जवाब देना चाहते हैं। विजय सोनकर शास्त्री साहब, आप जवाब दीजिए। देखिए रमेश जी, रामवृक्ष यादव को संरक्षण ही नहीं बल्कि उसको समाजवादी पेंशन भी दिया जाता था, लोकतांत्रिक सेनानी का पेंशन। ये पेंशन केवल समाजवादी पार्टी, अपने पार्टी के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जिन लोगों ने जो हमेशा अराजक कार्यों में लगे रहते हैं, ज्यादातर उनको दिया है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि लंबे समय से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं रह गया है। और जहां तक ये मथुरा की घटना है, ये तो एक तरह से देखा जाए तो नूरा कुश्ती थी, क्योंकि प्रशासन को सबको पता है 2.5 साल से वो लोग वहां पर अनशन कर रहे थे, और अनशन प्रदर्शन या जो धरना दे रहे थे, आप सोचिए कि धरना में उनके डिमांड क्या थे। इस पर भी टिप्पणियां हो रही हैं। क्या कितना आसान है? बहरी थी, अंधी थी, कितना आसान है? कितना आसान है? राजीव त्यागी, एक मिनट, क्या बोले? नहीं, एक मिनट, जफर अमीन, राजीव त्यागी साहब, जफर अमीन साहब, एक मिनट। लड़ाई झगड़ा चल रहा था। विजय सोनकर शास्त्री साहब, साधारण बात नहीं थी। विजय सोनकर शास्त्री साहब, आप मेरा सवाल सुन लीजिए ना। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं, आज आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि 2017 में चुनाव होना है, पॉलिटिकल बयानबाजी करिए। लेकिन हरियाणा में जब जाट आरक्षण घटा, हरियाणा में जब रामपाल को निकालने के लिए आपको कमांडोज लगाने पड़े, क्या वो आपके स्टेट का फेलियर नहीं था? आज आपके लिए बहुत आसान है टिप्पणी करना। आपने तब क्या किया, मुझे जवाब दीजिए। रमेश जी, आपकी आवाज साफ मैं नहीं सुन पा रहा हूं। मेरे सवाल का ये सवाल की आवाज आप तक आएगी भी नहीं सर। आप नहीं सुन पाएंगे, अब आप नहीं सुन पाएंगे। ओके, मेरे साथ फॉर्मर डीजीपी है। क्या बोला गया है बताइए। मैं आ रहा हूँ रमेश जी, बताइए क्या वो पूछ रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, हम आपके 1000 प्रश्न का उत्तर देंगे, पर उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो बहुत गंभीर है। उत्तर प्रदेश की जनता पीस रही है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के गुंडों के से एकदम त्रस्त है। उत्तर प्रदेश की हालात बिल्कुल खराब है। जफर अमीन साहब, आज आप सवाल पूछने का प्रदेश अध्यक्ष है। आप सवाल समाजवादी पेंशन की बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अपराधी है, मुकदमे अपराध
नहीं, उत्तर प्रदेश में तो पेंशन मिल शास्त्री रहा साहब, है एक मिनट रुकिए। और रामवृक्ष यादव को पेंशन मिल रहा है, शास्त्री साहब, जो मुख्य मेरे साथ कुछ और अपराधी लोग भी हैं। और एक मिनट रुक जाइए सोनकर शास्त्री साहब। आपका जमीन कब्जा करने मेरे साथ अरविंद जैन है। तो अपना प्रदेश उसको अरविंद जैन एंड राजेंद्र सिंह मुझे सबसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। अरविंद जैन साहब, क्योंकि आप डीजीपी रह चुके हैं सर, अगर कोई डीजीपी कॉन्फ्रेंस करके आके ये बोले सर कि ये अप्रत्याशित था, हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी और पिछले 3 महीने से आप लगातार कोशिश कर रहे थे उस जगह को खाली कराने की, क्या ये हम लोगों के समझ में आएगा सर? आम जनता उनके इस बयान पे विश्वास करेगी सर? जैन साहब, देखिए, इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था। मैं जिस पीरियड में डीजीपी था तब भी एक बार सूचना आई थी, एक बार ये प्लानिंग हुई थी कि इसको खाली करा दिया जाए। उस समय ये निर्णय लिया गया था कि पहले सक्षम न्यायालय का आदेश ले लिया जाए, क्योंकि इसमें खाली कराने में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बहुत से लोग अंदर हैं। उस समय करीब तादाद 3,500-4 हज़ार के करीब थी। ये भी सूचना थी कि इसमें बहुत से क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं। ये भी सूचना थी कि इनमें बहुत से नक्सलाइट्स, माओइस्ट वहाँ पे संरक्षण पा रहे हैं, क्योंकि इनका काम कोई नहीं है। इनके पास में फूड सप्लाईज आ रही हैं, बाहर से वेपन्स आ रहे हैं, एक्सप्लोसिव्स आ रहे हैं, और जब भी खाली कराया जाएगा बड़ा जबरदस्त मुचहटा सर पुलिस को संरक्षण लेना कौन दे रहा था? जैन साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, इनको प्रोटेक्शन मिल रहा था। सर मैं पूछना चाहता हूं, बिकॉज आप सबसे ऊंचे पद पे रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा था सर उत्तर प्रदेश में? ये मैं इस पे मेरी कोई जानकारी नहीं है। मैं उन्हीं विषयों पे बोलूंगा जो मुझे जानकारी है। मुझे एसएसपी मथुरा ने पूरा ब्रीफ किया था कि इस तरीके की अराजक स्थिति एक यहाँ पर डेवलप हो रही है। ये गत वर्ष की बात है, पर उस समय सक्षम न्यायालय का एक आदेश नहीं था। ये हुआ कि इसको पहले एक हाथ में एक हमारे ऑर्डर रहना चाहिए, जिससे कल अगर वहाँ पे वायलेंस हो, जैसे रामपाल जी की बात चल रही थी, हरियाणा में खाली कराया गया, तो जब कोर्ट का ऑर्डर रहता है तो पुलिस और प्रशासन अपने को मजबूत महसूस करता है। जिस तरीके से ये ऑपरेशन चला है, बट सर जैन साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं जैन साहब, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था। मुझे नहीं लगता इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना होता है। अगर आपके पॉलिटिकल विल है, अगर आपके यहाँ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं कि हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, मुझे नहीं लगता किसी हाईकोर्ट के आदेश की आज जरूरत है। उसी के बाद सरकार कहती है साहब हाईकोर्ट हमारे काम में हस्तक्षेप करिए। जैन साहब, मेरे साथ राजेंद्र सिंह साहब भी बने हुए हैं, जो आप तो वहां डीएम रह चुके हैं सर। जो डीएम का कलेक्ट्रेट है उसके बगल में ये जवाहर बाग लगा हुआ है सर। आप सोचिए, डीएम के कलेक्ट्रेट के बीच बगल में इतना सब कुछ चल रहा है, वहां पर सैनिक लोग भी वहां पर रहते हैं, किसी को इसकी जानकारी नहीं होती। डीएम, आप तो डीएम रह चुके हैं वहां पर, सिंह सर। यहाँ डीएम रेजिडेंस से बिल्कुल लगा हुआ है, कैंटोनमेंट एरिया बिल्कुल नज़दीक में है, और इसकी जानकारी तो एलआईयू को रखनी चाहिए और रहती है। तो वो इसमें इंटेलिजेंस फेलियर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंटेलिजेंस कलेक्ट करके कि कितने अंदर असला हैं, कितने लोग हैं, और इसको प्री प्लान करना चाहिए था। मैं इस बात से डिफर करता हूं, हालांकि जैन साहब बहुत ही अच्छे डीजीपी रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश की कोई जरूरत नहीं है। अगर एनक्रोचमेंट है दैट इज ए क्राइम। एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, कौन से कोर्ट की जरूरत है? आप राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाइए, छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता ऐसे राजनेताओं की इस देश में जरूरत है। आप कोर्ट के फैसले का राजीव त्यागी, एक मिनट। राजीव त्यागी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। रामपाल को संरक्षण भी किसने दिया वो भी ध्यान में रख के बोलिएगा। राजीव त्यागी, जवाब दीजिए। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व का उनको संरक्षण था। कांग्रेस पार्टी ने आज ही डिमांड की थी कि डीएम एसएसपी को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। इन्होंने कहा कि निष्कासन कर दिया गया है। एक डिमांड और थी कांग्रेस पार्टी की, और दूसरी डिमांड यह है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी पूरी जांच कराई जाए। निर्मल खत्री जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जी दोनों मथुरा में हैं इस वक्त, और मथुरा में लोगों से मिल रहे हैं। वहां जिस तरह से 2.5 साल से नंगा नाच खेल रहे थे,
इसमें निश्चित रूप से आप स्थानीय नाम प्रशासन लीजिए। की गलती आप कह रहे है हैं और शीर्षक साथ का साथ नेतृत्व। एलआईयू का आप टोटल नाम फेल्योर लीजिए। है और सरकार राजीव आंख त्यागी, मूंदे आप नाम इसलिए बैठी बताइए रहेगी, ना। सरकार को संरक्षण दे रही थी। आपने राजीव त्यागी नाम बताइए ना उस शीर्षक नेतृत्व मैं का। साफ कहना चाहूंगा, मेरी जानकारी के तहत कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के शीर्षक नेतृत्व का इसमें हाथ है और शीर्षक और नेतृत्व जिस आप तरह नाम से जय बताइए ना। गुरुदेव जी के निधन के बाद भी संपत्ति के बंटवारे को लेकर के उस टाइम भी झगड़े हुए थे, तब भी समाजवादी पार्टी ने अपना रोल अदा किया था। मुझे यहां पर कुछ पलों के लिए रुकना, आप सारे मेहमान हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये सबक है इस देश के लिए कि जो घटनाक्रम शुरुआत में रोका जा सकता है उसे राजनीतिक संरक्षण देके बढ़ाया जाता है। क्या मिला? दो पुलिस कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन क्या हम अब भी इससे सबक नहीं लेंगे? हमें सबक लेना होगा। सवाल यह है कि इस तरह के घटनाक्रम, ये कोई मथुरा का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई जमीन पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इस पे भी करेंगे चर्चा, हम जल्द हाजिर होते हैं। जफर अमीन साहब, आप मानेंगे ये कानून व्यवस्था का फेल्योर है और ये पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की है और आप लोग उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करने में नाकाम रहे हैं। नई कानून व्यवस्था का फेल्योर होता तो इतने जल्दी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती कि जहां 3 से 4 हजार लोग नाजायज कब्जे में थे, रातों रात उनको उनका कब्जे से खाली हो गया। हाईकोर्ट के कहने के बाद ज्यादा गिरफ्तारी हो गई। हाईकोर्ट के कहने के बाद 56 लोग जो घायल हैं वो सभी ट्रेस हो गए हैं। रहा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी किसी बात का प्रोपेगेंडा करती है, हमेशा लाशों से वो अपने राजनीतिक खुराक की तलाश करती है। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, आप अपनी सरकार का देखो। आप क्या कर रहे हो? शूटिंग कर रही हैं। आप जिस तरह से वहाँ पर फेल हुए हैं, सांसद जो है आपकी सरकार फेल है। राजीव त्यागी, आपको लगता है पार्टी के आपको लगता है कि जब आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के खिलाफ जाते हैं या उससे इधर उधर जाते हैं तो इस तरह के घटनाक्रम होते हैं? राजीव त्यागी आरोप लगाते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की भी इसमें गलती है और भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि 73 सांसद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात तो करती है लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में खामोश रहती है। प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाने के लिए उड़ान पे है, जनता ढलान पे है। हेमा मालिनी जो वहां के सांसद ओके, राजेंद्र सिंह साहब, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता, कहां गलती रह गई, कहां पर चूक हो गई? देखिए, इसका राजनीतिकरण करना बिल्कुल ही गलत है। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहेगी कि जान माल का नुकसान हो, लोग मरें या अधिकारियों की डेथ हो। इसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी और देख रहे थे, इसलिए वो फेल हो गए हैं। ओके, मेरे पास समय कम है, बोलिए प्लीज। देखिए, इसमें इंटेलिजेंस की कमी है। जब एनक्रोचमेंट हो रहा था तो शुरू में ही इसको हटाया जाना चाहिए था। दूसरा ये है कि उन लोगों को ये पता नहीं पड़ना चाहिए था कि कब ये एक्शन होने जा रहा है। तारीख मुकर्रर नहीं होनी चाहिए थी। जिलाधिकारी को और एसएसपी को मिलके इसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी, समय तय करना चाहिए। आप कह रहे थे आपकी रणनीति का ये सबसे बड़ा जीता जागता फेलियर है। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मौका है सबक लेने का, इस तरह के घटनाक्रमों से सबक लेकर, ताकि इनकी पुनरावृत्ति आने वाले समय में ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक मिनट दें मुझे।